न्यूटन का गति का तीसरा नियम क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। न्यूटन ने गति के तीसरे नियम में किसके बारे में बताया, तो इसका बारे में अध्ययन करना है हमको। देखो यहाँ पर नोट किया गया है कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वाली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। कहने का तात्पर्य है कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और जितना बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी हमारे ऊपर उतना ही बल लगाती है। तो मान लीजिए कि हम किसी वस्तु पर बल लगाएं, उसको धक्का दिए, तो वह भी वस्तु हमारे ऊपर धक्का यानी बल लगाएगी, हमको भी धक्का देगी। बट अगर हमारा बल उसके बल से अधिक हो जाए तो आगे की तरफ चली जाती है, ठीक है। अगर कम पड़ जाए या हमारा बल अगर कम पड़ जाता है तो आगे की तरफ नहीं जाएगी। लेकिन यहाँ पर है कि विपरीत दिशा में, मतलब जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। आप किसी को धक्का दे रहे हो तो वो भी तुमको धक्का देगा, लेकिन हो सकता है कि वो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई न दे। मान लीजिए कि हम इस दीवार को या बोर्ड को धक्का दें और यह बोर्ड किसी, मान लीजिए दीवार पर टंगा हुआ है, दीवार पर टिका हुआ है, तो दीवार के सहारे है, अगर इसको हम धक्का दे रहे हैं तो जितना हमने बल लगाया तो इसके कारण इसको उस पार जाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं गया, यानी क्यों गिर नहीं गया, दीवार के उस पार नहीं गया। दीवार क्यों नहीं गिर गया, इसलिए नहीं गिरा क्योंकि दीवार भी हमारे ऊपर बल लगाया, ठीक है। तो मजबूती से दीवार खड़ी है, लेकिन हमने जितना बल इस पर लगाया उतना ही बल यह हमारे ऊपर लगाया, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति अगर साइकिल चलाता है तो साइकिल पर पैडल जब हम मारते हैं तो क्या होता है, जो साइकिल का जो टायर है, पहिए की जो टायर है, तो टायर पृथ्वी पर बल लगाता है। यानी देखो यहाँ पर मान लीजिए कि यह एक टायर है, ठीक है, और यह आपका जमीन है, ठीक है, पृथ्वी है। तो इस टायर का जो पहिया है इसको इस तरफ धक्का मारता है पृथ्वी को। मान लो आपने इसको रोटेट किया तो यह कुछ ऐसे रोटेट करता है ना, तो जब ऐसे घूम रहा है तो पृथ्वी को धक्का दे रहा है। अगर फिसल जाता है तो कभी देखते हो कि यहाँ से कुछ मिट्टी के कण ऐसे उठाकर फेंकता है, इसके पहिए में अगर मिट्टी के कण लग जाए तो उसको उठाकर पीछे की तरफ फेंकता है। इसका मतलब यह पहिया जो है इस पर बल लगाया, पृथ्वी पर बल लगाया, तो ये आगे बढ़ना चाहता है और पृथ्वी को, जमीन को पीछे धक्का देता है। तो जितना ही ये धक्का पीछे पृथ्वी को देता है तो पृथ्वी यानी जमीन जो है पहिए को आगे धक्का देती है, ठीक है। तो जितना बल लगाकर पहिया इस जमीन को इधर धक्का दे रहा है उतना ही बल से जमीन इस पहिए को, टायर को आगे बढ़ने के लिए धक्का देती है, ठीक है। ये प्रक्रिया दोनों के साथ है, केवल एक पर नहीं बल लग रहा है, दोनों पर बल लग रहा है। तो देखो जब हम बल लगाते हैं यानी किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसको कहते हैं क्रियात्मक बल, ठीक है। क्रियात्मक बल यानी जब हमारे द्वारा बल लगाया जाता है तो कैसा बल कहलाता है, क्रियात्मक बल, ठीक है। और जिस वस्तु पर हम बल लगाते हैं, जिस वस्तु पर बल लगाते हैं और वो वस्तु हमारे ऊपर बल लगाती है तो उसे कहते हैं प्रतिक्रियात्मक बल, ठीक है। यानी हम किसी वस्तु पर बल लगाएं तो क्रियात्मक बल है और वो वस्तु हमारे ऊपर बल लगाई तो प्रतिक्रियात्मक बल। मतलब जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसका अगर विपरीत परिणाम मिले हमको तो उसका अपोजिट होता है, यानी क्रिया का प्रतिक्रिया, ठीक है।
तो हमारे द्वारा लगाया गया बल क्रियात्मक बल है और हमारे ऊपर उस वस्तु द्वारा लगाया गया बल प्रतिक्रियात्मक बल है। ठीक है, ये जैसे कि अब जनरल देखो, जैसे कि कोई गेंद ऊपर से नीचे गिर रही है, कोई गेंद है जो ऊपर से नीचे की तरफ गिरे, जैसे यहाँ हमने दिखाया आपको, ये कोई समतल नहीं है, कोई भाग है, ठीक है, और यहाँ से गेंद गिरेगा तो गेंद नीचे की तरफ आया ना, लेकिन जैसे इस पर गिरता है तो पुनः ऊपर की ओर जाता है। इसका ही मतलब है एक बल नीचे से ऊपर की तरफ लगता है, ठीक है, यानी ऊपर से आ रहा है तो एक बल लगेगा इस पर, इस सतह पर आकर गिरेगा तो इसको कुछ दाबेगा, तो जितना दाबता है तो तुरंत यह सतह भी उस पर बल लगाएगा ऊपर की तरफ। इसीलिए गेंद हम खेलते हैं तो गेंद को जमीन पर पटकते हैं तो पुनः गेंद ऊपर की तरफ आ जाती है। जितना बल से हम उसको पटकते हैं उतना ही बल जमीन उस गेंद पर लगाती है और गेंद ऊपर की ओर उछाल मारता है। ठीक है, तो यह जब नीचे की तरफ जा रहा था तो क्रियात्मक बल लगा, लेकिन पुनः यह इस पर या सतह उस गेंद पर बल लगा दिया तो प्रतिक्रियात्मक बल कार्य किया। ठीक है, फिर जो नीचे आ रहा है तो इस पर जो बल लग गया एफ ए हो गया, और पृथ्वी जो नीचे से ऊपर गेंद पर बल लगाई तो एफ आर। ठीक है, तो एयर में, हवा में गेंद आ रहा था, हवा से नीचे आ रहा, हवा से होते हुए, तो ये लिख दिया गया है यहाँ पृथ्वी के लिए आर का डिनोट कर दिया गया है। ठीक है, अब देखो ये बल ऐसे लिख सकते हैं कि एफ ए बराबर माइनस एफ आर, यानी जितना यह बल है उतना ही उसके विपरीत दिशा में एफ आर, यानी दोनों बल एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, यानी इसके अनुसार काम करेंगे, यानी क्रिया प्रतिक्रिया युग्म। यहाँ आप दिखा सकते हैं, इनका नाम लिख सकते हैं क्रिया प्रतिक्रिया युग्म। मतलब देखो एक बल ऐसे लग रहा है क्रिया कर रहा है, ये प्रतिक्रिया कर रहा है, तो इसलिए युग्म लिख दिया गया। ठीक है, ये ऐसे काम करना है। क्रिया प्रतिक्रिया के जो किस पर काम करता है, किन किन पर काम करता है, जैसे कि कुछ एग्जांपल हमने नोट किया, जैसे देखो यहाँ पर कह रहा है कि गोली छूटने पर बंदूक पीछे की ओर गति करती है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो बंदूक का गोली जैसे ही दागा जाता है तो गोली पर जब वो बल लगाता है, गोली बाहर जैसे निकलती है तो बाहर निकलते समय वो क्या करती है, बंदूक को एक झटका देती है और बंदूक को पीछे ढकेलती है, तभी उसमें वेग आता है गोली में और वो आगे बढ़ जाती है। ठीक है, तो एक कंडीशन होता है कि बंदूक जो चलाने वाला व्यक्ति होता है वो बहुत कस के, बहुत बल लगाकर उसको पकड़ा होता है, ताकि जब गोली बाहर निकले तो बंदूक को पीछे की तरफ झटका देती है तो उसको मजबूती से पकड़ा रहता है। ठीक है, दूसरा है कि कह रहा कि जेट वायुयान, कह रहा कि घोड़े द्वारा गाड़ी को खींचना। जब मान लीजिए कि रथ होता है और एक क्या होता है, जो घोड़े से खींचे जाने वाले जो गाड़ी होती है जिसको घोड़ा लेकर चलता है, पहले के समय में या मूवी में देखे होंगे, रथ जो होता है रथ को घोड़ा खींचते हैं सब। तो जब घोड़ा जब गाड़ी को खींचता है तो क्या करता है, पीछे वाले टांगों से पृथ्वी को बहुत तेजी से पीछे ढकेलने का काम करता है। ठीक है, आगे के पैर से नहीं, पीछे के पैर से पृथ्वी को पीछे की तरफ घोड़ा ढकेलने का काम करता है, तब गाड़ी लेकर आगे की ओर बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी क्रिया प्रतिक्रिया का रूल फॉलो करता है। या मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर चलना, मान लीजिए हम लोग जब पृथ्वी पर चलते हैं तो कभी कभी ऐसा कंडीशन आता है कि हम आगे की तरफ झुकते हैं, तो जब हम आगे की तरफ झुकते हैं तो जो पैर हमारा आगे रहता है वो तो समतल जमीन पर ठीक से पड़ा रहता है, लेकिन जो पैर पीछे की तरफ रह जाता है तो एड़ी जो हमारी है उठ जाती है और पंजे से हम पृथ्वी को पीछे की तरफ धक्का देते हैं, यानी जो हमारा पीछे, जिसके कारण हम अपना पैर पुनः उठाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। पुनः जो आगे का पैर था वो पीछे हो जाता है और आगे का पैर समतल पड़ जाता है
और पीछे का पैर पुनः पंजे पर हो जाता है और पृथ्वी को पीछे के तरफ धक्का देता है, तो पृथ्वी भी हमको धक्का देती है और हम आगे की तरफ गति करते हैं। तो मनुष्य जब कोई भी व्यक्ति अगर सतह पर ज़मीन पर चलता है तो उसमें क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम फॉलो करता है। उन्हें कह रहा है कि अगर नाव से उतरने पर यह पानी में पीछे भागती है, जब तरफ आपके पीछे की ओर भागने लगती है। ठीक है, तो क्यों? आपने नाव पर बल लगाया ताकि आप पानी में कूद सके, उतर सके। तो आपने नाव पर बल लगाते हैं जिसके कारण नाव पीछे की तरफ जाती है तो आप आगे की तरफ जाते हैं। एक कंडीशन हम हर समय देखते हैं, अगर जनरल जगह पर आप कूदने का काम करते हैं, यहीं पर अगर कूदते हैं आगे की तरफ तो जिस सतह पर खड़े हैं उसको पीछे की तरफ क्या करते हैं? धक्का देते हैं, जिसके कारण आप आगे बढ़ पाते हैं। तो इन सभी में क्रिया और प्रतिक्रिया का रूल फॉलो करता है, जिसे न्यूटन ने अपने नियमों में इसको तृतीय नियम का स्थान दिया। ये हमारे दैनिक जीवन में बारंबार प्रयोग होता है। इन्हें जब तृतीय नियम को प्रतिपादन किया, तृतीय नियम को बताया, तो उसमें क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में एक और बात बताएं, रेखी संवेग। रेखी संवेग, मान लीजिए कि कोई वस्तु एक रेखीय गति में है, एक रेखा में गति कर रही है, दौड़ रही है, तो उस पर हम जो बल लगाएंगे, मानो उसके विपरीत दिशा में अगर बल लगाते हैं तो बल कैसे कार्य करता है, कितना बल लगाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि किसी गतिशील वस्तु को रोकने हेतु आवश्यक बल वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। मान लीजिए कोई वस्तु गति कर रही है और उसको हमको रोकना है। ठीक है, तो हम रोकना चाहते हैं, तो वो किस पर निर्भर करेगा? तो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। मान लीजिए कि बहुत बड़ा वस्तु है और गति कर रहा है, तो तुम रोकने जाओगे तो हो सकता है तुम्हारे ऊपर से गुजर जाए। उसका द्रव्यमान कितना है ये तो पहले देख लो, तब रोकने के लिए तैयार होना। मान लीजिए कि सामने से कोई ट्रक आ रही है, ठीक है, आप उसको रोकने जा रहे हो तो वो रुकेगा तुम्हारे रोकने से? सामने से रोकोगे तो रुकेगा नहीं। अगर तुम्हारे द्रव्यमान से, तुमसे अगर छोटे द्रव्यमान की कोई वस्तु है और वो गतिशील है तो उसको आप रोकना चाहते हैं तब रोक सकते हैं। लेकिन अगर उसका द्रव्यमान बहुत हैवी है, अधिक है, और आप उसको रोकना चाहते हैं तो वो नहीं रुकेगा। तभी रुक सकता है जब आप द्वारा लगाया गया बल उसके द्रव्यमान के सापेक्ष अधिक हो। ठीक है, तो जो बल लगाया जाता है उस द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि उस वस्तु का द्रव्यमान कितना है। हमारे द्वारा लगाए गए बल से वो रुक सकता है कि नहीं रुक सकता है। एक तो यह पोजीशन अपेक्षा है कि नहीं है, लेकिन केवल द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। अगर द्रव्यमान थोड़ा सा कम भी हो और स्पीड उसकी ज़्यादा हो तब रोक लेंगे। मान लो जैसे कि एक बंदूक से गोली निकली और उस गोली का द्रव्यमान तो बहुत कम है लेकिन बहुत स्पीड में है, आप चाहते हैं कि उस गोली को पकड़ लें, सामने से बल लगाकर रोक लें, तो उसको रोक लेंगे। और देखो, तो दूसरा कंडीशन बताएं कि किसी गतिशील वस्तु को रोकने हेतु आवश्यक बल वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि केवल उसका द्रव्यमान कम है तो आप सामने से बल लगाकर रोक लोगे। अब उसके स्पीड पर भी ये निर्भर करता है कि उसका वेग क्या है, हम उसके सामने जाएं कि न जाएं। अब गोली, बंदूक से जब गोली निकलती है तो उसका वेग तो बहुत अधिक है, बहुत तेजी से आई और उसके सामने जो कुछ भी पड़ेगा उसको भेदते हुए आगे निकल जाएगी, तो उसको रोकना नामुमकिन है। तो आप ये भी उसका समीक्षा करेंगे कि जिस वस्तु को हम रोकने जा रहे हैं उसका वेग क्या है। ठीक है, यानी उस वस्तु के आपके द्वारा लगाया गया बल उस वस्तु के वेग पर भी निर्भर करता है। ठीक है, ठीक है, तो उसको हम कैसे पुनः जान सकते हैं यहाँ पे बता रहा है। इसके बाद यहाँ हमने नोट किया कि अर्थात
जो इसके पहले 2 स्टेप आपने पढ़ लिया। इसके बाद कह रहा है कि गतिशील वस्तु को, अर्थात गतिशील वस्तु को विरामावस्था में लाने के लिए आवश्यक बल 2 तथ्यों पर निर्भर करता है। हमने जड़त्व को पढ़ रहे थे, तो जड़त्व क्या कह रहा था कि किसी वस्तु को रोकने के लिए हमारे द्वारा लगाया गया बल उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि जो हम बल लगाएं। कह रहा है कि गतिशील वस्तु को विरामावस्था में लाने के लिए आवश्यक बल 2 तथ्यों पर निर्भर करता है। कौन कौन? तो जो अभी इसके पहले जो स्टेप जो हमने बताया सेम वही, देखो, वस्तु का द्रव्यमान और वस्तु का वेग। ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान और वस्तु का वेग। तो देखिए पुनः इसका जो डिफिनीशन है, कह रहा है कि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान और वेग, यानी द्रव्यमान और वेग दोनों न उत्तरदायी है कि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग होता है। क्या कहलाता है? जब द्रव्यमान और वेग दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं तो क्या मिलता है? संवेग मिलता है, जिसे P से व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हैं कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, तो ऐसे आप जनरल यहाँ पर नोट कर दिया गया कि P से संवेग को डिनोट करते हैं और द्रव्यमान को m से और वेग को v से, यानी P बराबर हो गया mv। संवेग क्या मिल गया हमको? mv। बट अब पूछा जाए कि इसका मात्रक क्या होगा? संवेग का मात्रक, तो देखो भाई, संवेग का मात्रक, तो यहाँ तुमको संवेग यानी P का ना मात्रक, तो P का मात्रक बराबर m का मात्रक गुणे v का मात्रक। ठीक है, यानी P बराबर mv है, तो m का मात्रक और v का मात्रक गुणा कर लेगा तो संवेग यानी P का मात्रक हो जाएगा। तो यहाँ नोट कर सकते हैं, देखो m यानी द्रव्यमान है। ठीक है, तो द्रव्यमान को किससे आप मापते हो? kg से, किलोग्राम से। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं किग्रा। गुणे वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं kg मीटर प्रति सेकेंड। किसका मात्रक हो गया भाई? संवेग का, यानी P का मात्रक या संवेग का मात्रक। ठीक है, संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और संवेग एक सदिश राशि होती है। ठीक है, आप ये बात याद रखेंगे। चलिए इसको अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बल और संवेग में संबंध। बल और संवेग में क्या संबंध है। ठीक है।